अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट्स के ग्राफिकल मेथड का जो मतलब होता है उसमें ये कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वेक्टर तो हमें दिखाई नहीं देते, तो स्टूडेंट को समझाने के लिए हम वेक्टर को एक एरो से शो कर रहे होते हैं, जो ये स्टूडेंट्स को विजुअलाइज कर रहा होता है कि ये देखो ये वेक्टर है जो उस पर अप्लाई हो रहा है। जैसे आमतौर पर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो क्या हमें फोर्स नज़र आती है? नहीं आती। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं कि इस पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, समझ लो। हम क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे, उसका डायरेक्शन बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगी कि इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है किसी एक डायरेक्शन में। और एडिशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 2 या 3 या 4 फोर्सेस जो के वेक्टर हैं अगर अप्लाई हो रही हो तो उनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा। स्टूडेंट एक चीज जान लें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्सेस लग रही हैं तो रिजल्ट भी उनका फोर्स निकलेगा अगर आप उनको ऐड करेंगे। अगर आप मास को ऐड करते हैं ना, देखो अगर आप कहते हैं 5 kg प्लस 3 kg तो वो होता है 8 kg, वो भी एक मास होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है जो हम ग्राफिकली बता रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में फोर्स हमारी लगेगी, वही उसका रिजल्टेंट होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ। स्टूडेंट्स अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये कह रहा है कि इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम represent two vectors f1 and f2 then their diagonal represents their resultant। इसमें स्टूडेंट सबसे समझने वाली पहली बात जो है वो है एडजेसेंट साइड, ठीक है। लेकिन इससे भी अगर पहले की बात की जाए तो वो है पैरेललोग्राम। बेटा ये एक ज्योमेट्री की शेप होती है कुछ इस तरीके की, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये कह रहे कि अगर आप एक कोई पैरेललोग्राम बनाए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक, अगर कह रहा है कि उसकी 2 साइड्स एडजेसेंट यानी आमने सामने वाली, ये देखो ये एक है, ये दोनों आमने सामने वाली एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये दोनों जो है आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो एक ही वेक्टर f2 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये कह रहा है कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट 2 वेक्टर्स, अगर वो 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एक ये दोनों जो कि एक ही वेक्टर है और ये, ठीक, तो क्या कह रहा है कि दे आर डायगोनल, यानी वो डायगोनल कह रहे हैं ऐसी लाइन को जो पैरेललोग्राम के बीच से निकले। इसका स्पेसिफिकली नाम होता है इस लाइन का कि देयर डायगोनल रिप्रेजेंट्स देयर रिजल्टेंट, वो बताएगा कि उनका रिजल्टेंट क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। अब अगर मैं कहूँ कि आपको समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि इसको हम पहले देखेंगे कि ये आंसर कैसे निकल रहा है, फिर हम इसकी तरफ वापस आएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं, देखो मैंने दोनों वेक्टर सेम बनाए हुए, ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट पे एक बंदा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है, एरो बनाया हुआ है ग्राफिकली, दूसरा लगा रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में। अब आपसे पूछूं ये कहां जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, आप सिंपल सी बात कहेंगे सर बीच में जाएगा। अब याद रखें कि जिस डायरेक्शन में जाएगा वही उसका रिजल्टेंट होता है। बात समझ आ गई? एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना। आप किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, जाएगा किस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स? सिर्फ इस डायरेक्शन में। तो आप कहेंगे सर जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इन दोनों को अगर आप ऐड करें ना तो वही रिजल्ट निकलेगा जो इनको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो रिजल्टेंट क्या बन गया स्टूडेंट्स? ये बन गया। बात आ गई समझ? अब आते हैं पीछे जो हम पढ़ के आए हैं, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल एंड ट्रायंगल लॉ। सर हमें ये रिजल्ट तो पता है, मिल गया, इसका कोई पीछे जनरल फार्मूला हमें बताया गया है कि अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे ना तो यही जवाब आने वाला है। ये तो हमने ऐसे ही ढूंढा ना पिक्चर को देख के। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि हेड टू टेल रूल अगर ये आप फॉलो करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो आपका यही रिजल्टेंट हम उस तरीके से निकाल सकते हैं जिससे आप जनरल फार्मूला बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नहीं देखने वाला, मैं दोनों वेक्टर्स वही f2 और f1 बनाऊंगा, रिजल्टेंट में वही निकालूंगा जो ये निकला है। अब हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि इन दोनों वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर चुनो जिसको हम पहला रखेंगे। जरूरी नहीं जो f1 है वो पहला है, ऐसा नहीं है, मैं पहला रख रहा हूं इसको। ये तरीका, ये वो तरीका है जिससे आप ये रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये पीछे हम पढ़ के हैं ये दोनों तरीके। तो भाई मैंने पहला वेक्टर ये निकाला f2, ठीक हो गया। अब जो मैं दूसरा वेक्टर निकालूंगा ना वो इसके हेड के साथ इसका टेल लगाऊंगा। एरो का ये हेड होता है और ये एरो का टेल होता है, ये पीछे,
ठीक है, तो अगर कह रहा है पहला वेक्टर कोई भी लो और उसके साथ दूसरे वेक्टर का टेल कुछ इसी तरीके से मिला, तो डायरेक्शन वैसे ही, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये इस डायरेक्शन में। अब रिजल्टेंट जो आपका निकलेगा ना, वो निकलेगा पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक। देखो आ गया सेम, ये आ गया ना सेम, जो रोजमर्रा की जिंदगी में होता है कि भाई हाँ वैसा ही निकाला है। अब इस तरीके को मैं दूसरे तरीके साथ भी कर सकता हूं। देखो अब मैं पहला वेक्टर ये नहीं ले रहा, ठीक है, अब मैं पहला वेक्टर ले रहा हूं ये आप पर होता है स्टूडेंट्स, F1 और F2 कोई माने नहीं रखते, ठीक है। अब मैं पहला वेक्टर ले रहा हूं ये देखो मैंने यहां पे रखा, पीछे हम पढ़ के भी आए हैं। अब इसके हेड के साथ, पहले वेक्टर के हेड के साथ मैंने दूसरे का यहां पे टेल मिलाया और वैसे ही बना दिया। अब रिजल्टेंट मैंने पहले वेक्टर से निकाला और ये आ गया, ये देखो ये भी जवाब सेम, ये भी जवाब सेम, ये भी जवाब सेम। तो सर ये बन गया, ये तरीका जो हेड टू टेल रूल वाला तरीका है ना, अगर आप वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं और आप इस रूल को अगर फॉलो करें ना, वो डायरेक्शन आपको मिल जाएगी कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक हो गई। और बनेगा क्या, ट्राइंगल। क्या बन रहा है देखो, तो हम इसीलिए तो उसको ट्राइंगल कहते हैं कि शेप उसकी बन जाती है। ठीक, अब अगर इन दोनों को मिलाया जाए, इस ट्राइंगल को, जवाब दोनों का सेम है स्टूडेंट्स, इसका 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 तीनों का जवाब सेम है। अगर मैं इसको इसके साथ मिला दूं, देखो इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ मिला दूं, तो क्या इस तरह की शेप बन जाएगी। देखें स्टूडेंट्स, ये पहला वाला कैसे, ये देखो F2 F2 F1 F1 बीच में आ गया उनका रिजल्टेंट, ठीक है। ये दूसरा वाला कैसे स्टूडेंट्स, F1 F1 F2 F2 बीच में आ गया उसका रिजल्टेंट, आ गया कि नहीं आ गया। अब ये क्या शेप बन गई, ये शेप बन गई किसकी बेटा, पैरेललोग्राम की। अब अगर मैं ऐसे ऐड करूं, हो सकता है, ऐसे ऐड करूं, हो सकता है, या फिर मैं तरीका ये अपनाऊं, मेरी मर्जी। आंसर सब में सेम आ रहा है। यहां पे बन क्या रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, तो इसको बोल दिया पैरेललोग्राम। और क्या है, यहां पे क्या बन रहा था, ट्राइंगल बन रहा था, यहां पे बोल दिया ट्राइंगल। रूल यही फॉलो होगा। यहां पे भी हेड टू टेल है, देखो ये पहला का हेड, ये दूसरे का टेल, यहां पे आ गया, ये पहले का हेड दूसरे का टेल, रिजल्टेंट आ गया। अब इस डेफिनेशन को दोबारा देखें, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये आ गई, ठीक है। रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स F1 एंड F2, ये वही F1 और F2 है। अगर इनको ये दोनों साइड्स अगर ये दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो बीच में से इनका रिजल्टेंट निकलेगा। इस फार्मूले से भी यही जवाब आ रहा है, इससे भी यही जवाब आ रहा है, इससे भी यही जवाब आ रहा है। तो यही तो बात बताने की है स्टूडेंट्स, और इसी को कहते हैं कि ग्राफिकल मेथड के जरिए वेक्टर्स को ऐड करना, और वो बनाएंगे क्या शेप, पैरेललोग्राम, जिसकी वजह से उसे पैरेललोग्राम कहा जाता है। बस इतनी सी बात है पैरेललोग्राम लॉ की। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा भी एक तरीका है वेक्टर्स को ऐड करने का। जैसी शेप बनेगी, नाम में से आता है और कोई फर्क नहीं है, तरीका सेम होता है, तरीके में कोई डिफरेंस नहीं होता। शक्ल वैसी बन गई, रिजल्टेंट ये बीच में आ गया, डायगोनल बन गया, ठीक। लेकिन जब बात होगी दो से ज्यादा वेक्टर्स की, तो हम तरीका अपनाएंगे पॉलीगॉन लॉ। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि इनके नाम जो है ना, इनके काम की वजह से हैं। पोली का मतलब होता है बहुत सारी, दो से ज्यादा। गोन का मतलब होता है एंगल्स, यानी अगर वेक्टर्स को ऐड किया जाए और वो बहुत सारी एंगल्स बनाए, तो तब जो हमारा लॉ आएगा ना, वो पॉलीगॉन आएगा। वो आगे जाकर हम देखेंगे कि एंगल्स बना रहा है इतनी कि नहीं। तो यहां पर हम डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, व्हेन देयर आर वेक्टर्स मोर देन 2 देन दे विल फॉलो पॉलीगॉन लॉ। सिंपल सी बात है। यहाँ पे दो नहीं, 3 वेक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूंगा, बेटा बताएं किस डायरेक्शन में जाएगा, नहीं मालूम, ठीक है ना। तभी तो कहा था कि एक जनरल रूल होना चाहिए जिससे हम ऑटोमेटिकली फॉलो कर सकें कि ये जाएगा किस डायरेक्शन में, हेड टू टेल रूल। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये एक वेक्टर लिया मैंने पहला, आप इसमें से कोई भी पहला वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। मैंने एक वेक्टर को लिया पहला, ये उसका हेड, फिर दूसरे का उसके साथ टेल लगा के आगे कर दिया, फिर तीसरे का उसके साथ टेल लगा के आगे कर दिया। अब क्या करूंगा, जो पहला वेक्टर है ना, वहां से मैं रिजल्टेंट निकालूंगा और बताऊंगा कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। यानी यहां पर अगर आपको ये रो बनाते तो इस डायरेक्शन में जाएगा। आ गई बात समझ। तो स्टूडेंट्स इसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड के जरिए वेक्टर्स को ऐड करना।
यानी वहां पर हम वैल्यू नहीं लिखते, वहां पे हम मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहे होते, वहां पर हम कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे होते, जस्ट दिखा रहे होते हैं कि ये लग रही है फोर्स, ये आ रहा है रिजल्टेंट, ये लग रही है फोर्स, ये आ रहा है रिजल्टेंट। उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, पहली तो है हेड टू टेल रूल। अगर आप किसी भी वेक्टर को हेड करना चाहे ना, तो फार्मूला ये रूल ये लगेगा, सिंपल, पहले का हेड, दूसरे का टेल, फिर रिजल्टेंट। लेकिन जब शेप बनेगी पैरेललोग्राम की, बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन जब शेप बनेगी ट्राइंगल की, बोलेंगे ट्राइंगल लॉ। लेकिन जब शेप बनेगी पॉलीगॉन, बहुत सारी एंगल्स, देखो ये एक एंगल, ये दूसरी एंगल, ये तीसरी एंगल, ये चौथी एंगल, तो हम इसको बोलेंगे पॉलीगॉन लॉ। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि एनालिटिकल मेथड किसको कहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर समझ आ जाए, कॉन्सेप्चुअली लगे, रियल लाइफ के साथ आपको लिंक उसकी नजर आने लगे, तो काइंडली इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।